हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं इस वक्त चाइना टाउन में, सिंगापुर के, और ये मेरी दूसरी कंट्री है इस ट्रैवल ब्लॉग के चैनल पे, अ बिज़ी ट्रैवलर। पिछली वीडियो में, पिछली प्लेलिस्ट में हम वियतनाम गए थे, जहां पे हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी और मेरे साथ तकरीबन 100 लोग जुड़ गए हैं। उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आया हूँ सिंगापुर में और हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने सिंगापुर। ये है चाइना टाउन, जो बहुत ही वाइब्रेंट प्लेस है। इसको हम शाम में कवर करेंगे जब हम वापस आएंगे, बिकॉज़ मैं यहीं पे ठहरा हूँ, हमारा हॉस्टल पीछे है। और यहाँ पे शुरुआत होती है ऐसे मंदिर से, बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। आप देखिए, इसको ज़रूर हम कवर करेंगे जब हम शाम में वापस आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसकी खूबसूरती होती है रात में। अभी हम जा रहे हैं उस जगह पे जो सिंगापुर की पहचान है, जो एक शहर है जिसके मुंह से पानी निकलता है, उसको कहते हैं मरलाइन। एंड उसको देखते ही सब पहचान जाता है कि हम सिंगापुर में। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर पहले आप देखते हैं कितना खूबसूरत है, मतलब इतनी सफाई है। और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई है, तकरीबन 4-5 घंटे के हिसाब से, लेकिन सड़क बिल्कुल सूखी हुई है। कहीं पे भी ड्रेनेज और वाटर लॉगिंग जैसा सिनेरियो नहीं है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ का इंटरसेक्शन है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे आगे चल के क्या होता है। यहाँ पे सफाई इतनी ज़्यादा है और गवर्नमेंट सफाई को लेके इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि आपको यकीन नहीं होगा। मतलब हर जगह डस्टबिन बने हुए हैं, और कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे अगर किसी को गंदगी करते हुए देखता है तो उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट का फ़ाइन होता है, जो तकरीबन 500 से 1000 सिंगापुरियन डॉलर होते हैं, जो इंडिया के 35 से 70 हज़ार रुपीज़ हो सकते हैं। तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ भी गंदगी ना करें, कुछ भी सामान ऐसे चलते फिरते ना फेंकें। अगर कुछ भी आपको थ्रो करना है, फेंकना है, तो वो डस्टबिन में ही फेंकें। वॉक करने में यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इतना अच्छा वेदर हो रहा है। बारिश के बाद धीमी धीमी सी हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी। और जैसा होता है ना शाम में जब हम लोग निकलते हैं घर से, ठंडी हवा लगती है, पार्क में वॉक करते हैं, एकदम वैसा ही माहौल है। एक तरफ ट्रैफिक है, एक तरफ ग्रीनरी है, और वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस इन्होंने यहाँ पे बना रखी है। देखिए कितना ग्रीन है, कितने सुंदर पेड़ हैं, हर जगह पार्क है, और ऊंची बिल्डिंग है सब तरफ। जहाँ नज़र डालो वहाँ ऊंची बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना यूनिक। आपको मैं दिखा रहा था और मैं जाके इसमें टकरा गया और गिरते बचा हूँ। यहाँ पे फिर से एक रेड लाइट हो गई है, तो हमें क्रॉस नहीं करनी है जब तक वो ग्रीन ना हो जाए। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। सामने आपको वहाँ पे रेड लाइट दिखेगी, जिसमें एक छोटा सा लाल कलर का आदमी बना है। इसका मतलब होता है अभी हम पार नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही वो ग्रीन होगी तब हमें पार करना है। तो मैं आपको बता रहा था सिंगापुर के बारे में। मैंने सिंगापुर इसलिए चूज़ करा क्योंकि सिंगापुर की हिस्ट्री बहुत ही रिच है, और ये जो वक्त होता है सिंगापुर ट्रैवल करने के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है। तकरीबन अगस्त से लेके अक्टूबर तक का जो वक्त होता है बहुत अच्छा मौसम होता है, और यहाँ का बहुत हाई टूरिज़म पीक सीज़न होता है, जिसमें आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं वेदर वाइज़। बारिश की अगर मैं बात करूँ, बारिश यहाँ कभी भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि ये बारिश का मौसम है, ये बारिश का मौसम नहीं है। बट हमेशा अम्ब्रेला कैरी करें, मैंने भी करा है। तो कभी भी बारिश हो सकती है, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, वैसे प्रिपेयर रहें। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी मौसम में आएंगे यहाँ बारिश आपको नहीं मिलेगी। लेकिन तो मैं बता रहा था सिंगापुर अभी इस वक्त काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन एक वक्त था जब सिंगापुर का हिस्ट्री में या दुनिया में कोई नाम नहीं था, कोई भी नहीं जानता था सिंगापुर कौन सी जगह है। तकरीबन 1940 और 1940 से पहले, बिफ़ोर वर्ल्ड वॉर 2, यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, जैसे इंडिया में होती थी। और फिर
थोड़ा थोड़ा 1950 के आसपास सिंगापुरियंस के बीच में इंडिपेंडेंस का जज्बा बढ़ा और इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स लोग हैं वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, तो उन्होंने उनसे छुटकारा पाने का कोशिश करी। बीच में जापानीज़ लोगों ने भी यहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई थी ब्रिटिशर्स से एक्वायर करके वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जापानीज़ लोगों का थोड़ा रूल था यहाँ पे 5-10 साल के आसपास। फिर इन्होंने उनसे भी इंडिपेंडेंस के लिए ट्राई करा और सोचा कि क्यों ना एक मर्जर कर लिया जाए उस कंट्री के साथ जो इनसे बिल्कुल बॉर्डर से कनेक्टेड है, वो है मलेशिया। और मलेशिया काफ़ी पावरफुल कंट्री थी बैक देन, और उसकी वजह से इन्होंने सोचा अगर हम मलेशिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ईज़ी होगा इन्हें ऑपरेट करना, क्योंकि सिंगापुर के पास अपने कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी ऑयल नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का डेवलप नहीं था जिसकी वजह से वो अपने आप को एज ए कंट्री सपोर्ट कर पाए। लेकिन मलेशिया से मर्जर के बाद भी इनका कुछ खास हो नहीं पाया, बिकॉज़ मलेशिया जो है वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन मलय है और सिंगापुर में चाइनीज़ थी, तो कल्चरल डिफरेंस था और वहाँ के पॉलिटिशियंस ने ट्राई करा, लेकिन उसके बावजूद कल्चर और सोच ना मिलने के बावजूद इनसे बोला कि आप अलग हो जाओ। मतलब ऐसा समझ लिया इन्होंने मलेशिया से शादी करी, वो शादी चल नहीं पाई तो इन्हें डिवोर्स करना पड़ा और अपने हाल पे इन्हें छोड़ दिया। लेकिन सिंगापुरियंस ने हार नहीं मानी। इनकी जीत का रीज़न ये था, और जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने क्या करा था, जिस वजह से उन्होंने सिंगापुर पे कब्ज़ा करा था वो था यहाँ का जोग्राफिक लोकेशन। मतलब दुनिया में जिस जगह पे सिंगापुर आता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से सी रूट निकलता है। वो जो पास है जहाँ से निकलता है उसका नाम मैं स्क्रीन पे लिख दूँगा। तो मैं बता रहा था जैसे कि सिंगापुर की जोग्राफिक लोकेशन इतनी यूनिक थी कि ब्रिटिशर्स ने इसको इसी वजह से यहाँ पे कैप्चर करा था, और इन्होंने यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप करा था जिसकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड का ट्रैफिक, अगर यूरोप से, अमेरिका से या अफ्रीका से कोई भी शिप आती थी और उसे अगर चाइना जाना है और जापान जाना है, नॉर्थ कोरिया जाना है, साउथ कोरिया जाना है, तो उसको यहीं से गुज़रना होता था, जिसकी वजह से वो शिप रूट कंट्रोल कर पाते थे। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ब्रिटिशर्स से, जापान से एंड मलेशिया से अलग होने के बाद उन्होंने इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया सिंगापुर ने, और उसको एज एन अर्निंग सोर्स अपना बनाया और वहाँ से डेवलप करना अपने आप को शुरू करा। तो उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें डेवलप करना है तो सबसे पहले जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, घर बनाने पड़ेंगे, और जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे सिंगापुर अभी भी, जो सिंगापुर पोर्ट है सबसे लार्जेस्ट है, और शिप्स जाती हैं तो वहाँ से जाती हैं, वहाँ पे हॉल्ट करती हैं, रिफ्यूल करती हैं। सिमिलरली जो यहाँ का चांगी एयरपोर्ट है वो भी एक हॉल्टिंग पॉइंट है दुनिया भर के प्लेन्स का। अगर उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, फ़िजी जाना है, जापान जाना है, या यहाँ से यूएस भी जाना है, अगर किसी को इस साइड का रूट लेना है, तो चांगी एयरपोर्ट पर रुकते हैं और हॉल्ट करते हैं, रिफ्यूल करते हैं, जाते हैं, जिससे यहाँ पे इकोनॉमिक बूम हुआ। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में सिंगापुर एक डेवलप नेशन बन चुका है। तो ये थी हमारी सिंगापुर की हिस्ट्री की कहानी, और मैंने सोचा रास्ता लंबा है तो आपको बता दूं। काफ़ी बोरिंग रही होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी होती है। जब भी किसी कंट्री में आते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे बना, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आई। तकरीबन 1 हफ़्ते का ट्रिप मैंने प्लान करा है। कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे वॉक करेंगे, जितना हो सके उतना कवर करेंगे और कम से कम बजट में। तो मैं आपसे मिलता हूँ आगे चल के मरलाइन पे, क्योंकि बारिश होने जा रही है और हम चाहते हैं कि बारिश होने से पहले वहाँ पहुँच जाए ताकि मैं आप सबको वो सब दिखा सकूँ। और जिसने मेरा वियतनाम व्लॉग, वियतनाम सीरीज़ नहीं देखी है, वो जाके मेरे चैनल पे वियतनाम सीरीज़ देख सकता है। उसमें भी हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा है, बहुत फ़न एक्टिविटी थी। बारिश ने थोड़ा स्लो करा था हमें, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। आप जाके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा।
ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं वो ये क्विक नज़ारा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पाथवे बना रखा है। ये एक होटल का ड्राइववे है, ये 5 स्टार होटल है। सामने बहुत ही एग्जॉटिक सी कार्स खड़ी हैं, बेंटले, BMW, मर्सिडीज़ सब था यहाँ पे। और जो मैं आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि कल रात को मैं यहाँ आया था और मेरे लिए भी बहुत मेस्मराइजिंग सा व्यू था, क्योंकि मैंने हमेशा देखा था टीवी पे और आंखों से एक्सपीरियंस करना अलग ही होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा मेरे को नज़ारा मिला मरीना बे सैंड्स का। हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन अभी इसको दूर से कैप्चर करेंगे। इसकी बहुत ही यूनिक कहानी है मरीना बे सैंड्स की। एक 3 बिल्डिंग है, उसके ऊपर नाव सी बनी हुई है और इसकी भी एक बहुत यूनिक कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल अभी हम जल्दी से जल्दी रोड क्रॉस करके उस तरफ जाते हैं और मरलाइन तक पहुंचते हैं। यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप चाहे तो बस से ट्रैवल करें, चाहे तो ट्रेन से ट्रैवल करें। ट्रेन से मेरा मतलब है मेट्रो। और एक ही कार्ड होता है जो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं ईजी लिंक कार्ड। किसी भी मेट्रो स्टेशन से मिल जाता है, एयरपोर्ट से मिल जाता है और आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और कार्ड मिलता है जिसको कहते हैं टूरिस्ट पास। वो मेरे एक्सपीरियंस में, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी और देखा भी अभी तक, थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि वो 30, 50, 60 ऐसे सिंगापुरियन डॉलर का आता है और एक सिंगापुरियन डॉलर 70 रुपये के आसपास होता है। वो स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा आपको एग्जैक्ट रेट। तो वो फ्री पास होता है, अगर आप उसको ले लेते हैं वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे मिलता है और उसको आप अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईजी लिंक कार्ड लेंगे, आप उसमें अपने हिसाब से फ़ंड्स डाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से सस्ता पड़ता है। मैं जो आपको बता रहा था वो ये बता रहा था कि टूरिस्ट पास और ईजी लिंक कार्ड कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो टूरिस्ट पास में क्या होता है, आप अनलिमिटेड राइड्स कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप सेंटोसा आइलैंड जाते हैं या यूनिवर्सल स्टूडियो जाते हैं, तो वो पूरे दिन की एक्टिविटी है। तो आप अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो आप पास पूरे दिन ऑब्वियसली नहीं यूज़ करेंगे, तो वो वेस्ट है पूरा अनलिमिटेड राइड्स का। अगर आपको सिटी अराउंड पूरे दिन घूमना है बसेस में, मेट्रो में, तब फ़ायदा है। अदरवाइज़ एक जगह जाके जहाँ पूरा दिन बिताना है वो पास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिंपली ईजी लिंक कार्ड लें, $2 से $3 की वहाँ तक की राइड है और फिर वहाँ स्पेंड करें, वापस आ जाएं। तो अगर जाएंगे आएंगे 6 से 7 सिंगापुरियन डॉलर लगेगा और उसमें 30-40 देने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ईजी लिंक कार्ड ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और सामने है मरीना बे सैंड्स। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। और जितनी भीड़ मैंने एक्सपेक्ट करी थी उतनी भीड़ नहीं है। शायद बारिश की वजह से लोग निकले नहीं हैं, क्योंकि दोपहर तक बारिश ही हो रही थी। मैंने भी प्लान करा था कि मैं सुबह सुबह निकलूँगा और पूरे दिन कवर करूँगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया बारिश की वजह से। तो कल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था अगले दिन भी बारिश होगी। बट फिर मुझे याद आया मेरी रिसर्च के दौरान जो मैंने पढ़ा था कि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जो सिंगापुर का एक बहुत आइकॉनिक लैंडमार्क है, जिसको देखते ही हर कोई दूर से पहचान जाता है कि आप सिंगापुर में हैं, जो है मरलायन। एक ऐसा शेर जिसके मुंह से पानी निकलता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यह आधा शेर और आधा फ़िश है, आधा मछली है। और इसको यहाँ पे टूरिज़म बोर्ड ने 1962 में बनाया था और तब से ही ये एक टूरिज़म का प्रतीक है, एक सिंबल है, एक मैस्कॉट है सिंगापुर का। एक बहुत ही फेमस आइकन है और हर टूरिस्ट की बकेट लिस्ट में ये ज़रूर होता है। तो इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि यहाँ पे कोई प्रिंस आए थे, उसका जगह का नाम मुझे नहीं पता वो कहाँ के प्रिंस थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक शेर देखा था जिसकी वजह से इसको सिंहपुरा कहने लगे थे। सिंहपुरा, सिंह मतलब शेर और पुरा मतलब जगह, इसीलिए इसको सिंगापुर कहते हैं।
तो ये है इसकी कहानी। और काफ़ी फेमस जगह है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे होते हैं, काफ़ी टूरिस्टी जगह है। और ये इन्होंने एक पोस्ट सा बना रखा है जहाँ पे आप जाके आगे से मरीना बे का पूरा व्यू ले सकते हैं और मरलाइन के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और सिंगापुर स्काईलाइन के मज़े ले सकते हैं। तो अगर आप सिंगापुर आते हैं, यहाँ आए, यहाँ आना फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे बिल्कुल भी एक भी डॉलर खर्चा नहीं हुआ है अभी तक। मैं अपने होटल से निकला हूँ, वहाँ से यहाँ तक मेरा एक भी डॉलर खर्चा नहीं हुआ है। वॉकिंग डिस्टेंस है चाइना टाउन से और ईज़िली मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ के कोई चार्जेस नहीं है। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा नज़ारा है और यहाँ से आप पूरा मरीना बे सैंड्स देख सकते हैं और बहुत अच्छी खूबसूरती है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये भी एक आइकन है जो रिसेंटली कुछ दशकों पहले बनाया गया था। और इसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे जाके आप सिंगापुर का 360 व्यू ले सकते हैं और वो एक म्यूज़ियम है। और ये है सिंगापुर की स्काईलाइन। रात में इस जगह का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है जब सारी बिल्डिंगों में लाइट जल जाती हैं, मरीना बे सैंड्स भी जगमगा उठता है और वो एक फेरिस व्हील है, वो भी एक ऑब्जर्वेटरी है जिसमें आप जाएंगे तो आप उसका राउंड लगा के देख सकते हैं। काफ़ी स्लो है, मुझे उसमें पर्सनली इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि बस थोड़ी देर का नज़ारा होता है, उसके बाद उसमें बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। और कुछ इस तरीके की वाइब है यहाँ की, बहुत फन एटमॉस्फेयर है। जैसा मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस में होता है वैसा नहीं है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा शोल्डर टू शोल्डर भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। आप इजीली कोई भी कॉर्नर पकड़ के यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं मोमेंट और अपने साथ अपने देश, अपने घर, ज़िंदगी भर के लिए ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताएंगे, देखेंगे और नज़ारे, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने की जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं और देखते हैं कि वहाँ के नज़ारे कैसे होंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बिताने के बाद हम मरलायन को बाय कहते हैं और चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो है गार्डन्स बाय द बे। काफ़ी खूबसूरत मैन मेड गार्डन बना रखा है सिंगापुरियंस ने और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की वॉक है, तो मैं आगे चलता हूँ, वॉक करता हूँ और आपको गार्डन्स बाय द बे पहुँच के उसके नज़ारे दिखाता हूँ। दोस्तों, जब मैं गार्डन्स ऑफ द बे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक ऐसी जगह आई जिसने मेरा ध्यान अट्रैक्ट करा और मैंने जब पास जाके देखा तो पता चला वो एक ऐसी जगह है जो हमारे इंडिया से बहुत कनेक्टेड है। वो जगह है जहाँ पे गांधी जी की अस्थियों को बहाया गया था। जी हाँ, हमारे महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, जो इल्मिनेट करे गए थे जब मुत्तुराम गोडसे ने उनको असैसिनेट करा था, तो उनकी अस्थियाँ सिर्फ एक जगह पे नहीं बल्कि अलग अलग जगह पे विसर्जित की गई थी। जो शुरू होती है इलाहाबाद से, जहाँ पे जो आज प्रयागराज है, जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम हुआ था वहाँ पे, और मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, और एक सिंगापुर में, और बहुत सारी कंट्रीज़ और जगह हैं इंडिया में जहाँ पे करा गया था। तो ये है एक वो जगह जहाँ पे उनकी अस्थियाँ विसर्जित की गई थी और इसको एज ए सिंबल ऑफ गांधी जी यहाँ पे बनाया गया है। इमर्शन ऑफ महात्मा गांधी एशेज़ एट क्लिफर्ड पियर। कितनी यूनिक बात है
जहाँ जाने का प्लान नहीं करते हैं, अचानक से एक ऐसी ऐसी जगह मिलती है जो आपकी कंट्री से बहुत ज़्यादा क्लोज है और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आधा रास्ता हो गया और आधा रास्ता बाकी है, लेकिन वहाँ से मरलाइन से यहाँ तक आने में बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। रास्ता इतना सीनिक था, मतलब मन कर रहा था हर जगह 5-5 10-10 मिनट बैठ जाओ और एंजॉय करो नेचर को। इतना खूबसूरत इन्होंने पाथवे बनाया है। देखिए मेरे पीछे भी आपको दिख रहा होगा, मैं आपको सही से दिखाता हूँ। कितना शानदार रास्ता है और वहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऐसा ही रास्ता बना हुआ है। हर जगह मैं थोड़ी थोड़ी देर बैठा, थोड़ा नज़ारे देखे। एक जगह से बैठ के मैंने ड्रोन भी उड़ाया, ड्रोन शॉट भी आपको मैं दिखाऊंगा। और इतना मज़ा आया वहाँ से लेके यहाँ तक आने में, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो देर हो रही थी तो मैंने सोचा जल्दी से हम दूसरी जगह पे पहुँच जाते हैं, इससे पहले शाम हो जाए और हम वहाँ का एरिया कवर ना कर पाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा दिन का और थोड़ा रात का दोनों का शॉट ले लें, दोनों का एरिया कवर कर लें, क्योंकि दोनों टाइम का, दोनों वक्त का मज़ा अलग है। दिन में खूबसूरती अलग होती है और रात में वहाँ पे लाइट्स चलती हैं तो और मज़ा आता है। तो इसलिए शाम का वक्त सबसे अच्छा समय होता है वहाँ जाने का, गार्डन्स बाय द बे। तो अभी मैं रेड लाइट का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ओवर होती है मैं आगे बढ़ता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ। यहाँ से शुरू होता है हमारा गार्डन्स बाय द बे। आगे जाके रास्ता है, गूगल मैप पे दिखाया था, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ के बहुत खूबसूरत सा गार्डन स्टार्ट होता है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे नज़ारे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल में आ गया हूँ और मेरे अलावा यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। इतना सन्नाटा है, एकदम जंगल है, एकदम शांति है, एकदम पीस है। चिड़ियों की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है एकदम नेचर के बीच, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा, एकदम खाली माहौल। दूर गाड़ियाँ खड़ी दिख रही हैं, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। मेरे ख्याल से वहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे कुछ रास्ता होगा, चलिए वहाँ चल के देखते हैं। आगे कुछ बोर्ड्स भी लगे हैं, वहाँ जाके पता लगेगा किस तरफ जाना है। शहर की भीड़ भाड़ के बीच एक ऐसा गार्डन जहाँ पे इतनी शांति है, और अभी तक एक दो इंसान के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखा है। मैप पे देख के मैं जा रहा हूँ उस जगह जो बहुत फेमस है, और उसकी हल्की सी झलक मुझे दिख भी गई है। और रास्ते में देखिए थोड़े पक्षी, कैमरे में आई गेस नहीं आ रहे होंगे, दूर हैं काफ़ी। कहा जाता है किसी ज़माने में ये जगह बिल्कुल बंजर थी और बिल्कुल यहाँ पे मिट्टी थी, एकदम बीच फ्रंट हुआ करता था, लेकिन थोड़ा अनपॉपुलर सा, जैसे नॉर्मल बीच होते हैं नेचुरल वाले। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने फिर यहाँ पे ट्रीज़ प्लांट करने शुरू करे, और ये मतलब 2012 तक ये सब बन के रेडी हो चुका था। उससे पहले बिल्कुल बंजर था ये। कितना शांत माहौल है। और ये मरीना बे सैंड्स का पीछे का व्यू, अभी हम जब देख रहे थे वो हम उसके उस तरफ से देख रहे थे। ये बिल्कुल बंजर व्यू है, सॉरी बेस के पीछे का व्यू है। आई गेस यहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अभी यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का। वापसी में आके देखेंगे यहाँ से कैसा व्यू आएगा। अभी जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। फाइनली 15 से 20 मिनट गार्डन में वॉक करने के बाद कुछ लोग दिखना शुरू हुए हैं, और वो एरिया आना शुरू हो गया जहाँ पे हम पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप देख सकते हैं सामने वो पिंक कलर के कोन शेप्ड ट्रीज़ जो बना रखे हैं, वही गार्डन ऑफ द बे कहलाता है, और काफ़ी फेमस जगह है यहाँ की। और देखते हैं आगे जाके किस तरीके से उसका एंट्रेंस है। अभी तक एक भी डॉलर मैंने खर्च नहीं करा है यहाँ तक पहुँचने में, जब से मैं अपने होटल से निकला हूँ, वॉक करते हुए मरलाइन, मरीना बे सैंड्स, देन गार्डन ऑफ द बे। तो अभी भी हम अपने बजट में चल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने मछली सी बना रखी है, बड़ी सी, देखते हैं। वो मछलियाँ भी हैं इसके अंदर। काफ़ी पीसफुल है, लेकिन जितना सिटीज़ में बैठने के लिए जगह बना रखी थी उतना यहाँ पे पार्क में बैठने के लिए जगह नहीं बनी है। और घास पे जनरली चलने के लिए मना करते हैं, सब जगह लिखा होता है डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास। तो अब वक्त आ गया है
थोड़ी देर बैठने को मिले, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, काफ़ी देर से वॉक कर रहा हूँ। और कुछ कॉफ़ी टाइप मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सुबह से $1 खर्च नहीं करा है, तो ना खाया है ना पिया है, सिर्फ पानी लेके चले थे और यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो होपफुली इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ कॉफ़ी पियेंगे। डिनर तो हम रात में ही करेंगे एक साथ एंटर करते हुए गार्डन हो। तब भी बहुत ही मस्त माहौल है यहाँ पे, ऑनेस्टली बताऊँ तो। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जंगल में जा रहे हो, जंगल में रोड बना दिया है और ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर ना आ जाए। बहुत खूबसूरत है। अभी तक मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स पे देखा था, गूगल सर्च की फ़ोटोज़ में देखा था, और आज अपनी आँखों से देख के सच में बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत है। ये जो पेड़ इन्होंने बनाया है ये मैन मेड है। अगर आप ऊपर देख पाएंगे तो कुछ लोहे का, एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर सा दिखेगा वाइट कलर का। उसका पर्पस है रेन वाटर कलेक्ट करना। तो ये जो बैम्बू है ये अपने आप बढ़ता रहता है और एक वक्त के बाद ये ऐसे बढ़ बढ़ के पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो और इसका दूसरा पर्पस है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, हवा भी साफ़ करते हैं, रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, मल्टीपर्पज़ इनका काम है। और कितना यूनिक इन्होंने एरिया सा बना रखा है। मतलब गार्डन जनरली होते हैं फूल, पेड़ और हरियाली, यहाँ पे इन्होंने उसको इतनी खूबसूरती से डिपिक्ट करा है कि बता नहीं सकता। जैसे स्कूल के बाहर जब क्लास में बच्चे शैतानी करते हैं तो टीचर हाथ ऊपर करके खड़ा कर देती है। तो यहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे भालू हैं, इनको भी टीचरों ने पनिशमेंट दी है। हाथ ऊपर करके खड़े हैं सारे के सारे, रंग बिरंगे हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ आर्टगिरी हो रखी है। किसी पे मुंह बना है, किसी पे जानवर बने हैं, एब्स्ट्रैक्ट, भालू पे हाथी, लेकिन सबको लाइन से पनिशमेंट दी है। सब शरारती भालू हैं। मेरे को तो नहीं पता इनका मतलब क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। ज़रूर ये किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते होंगे। ये जो यहाँ पे बैर बने हुए हैं और इनकी भी कुछ ना कुछ कहानी होगी, कुछ न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए ज़रूर कोई कहानी बता रहे होंगे। अगर आप लोग में से किसी को पता है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं भी थोड़ी देर में यहाँ पे जब रेस्ट करूँगा तो उसके बारे में पढ़ूँगा और आगे वीडियो में बताता हूँ। मैंने थोड़ी देर आराम करा और बैठ के इस बेर वाले सिनेरियो के बारे में थोड़ी पढ़ाई करी और देखा कि ये जो है इसको कहते हैं बड़ी बेर, और ये स्टार्ट हुआ था 2002 में फ्रॉम बर्लिन। वहाँ पे 2 आर्टिस्ट ने इसको शुरू करा था एज अ सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी अमंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये 2004 में सिंगापुर में लाया गया था और ये तकरीबन 140 से ज़्यादा यहाँ पे बेर हैं और हर एक बेर 2 मीटर की लंबाई से है। और ये जो बेर हैं हर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं के किसी आर्टिस्ट ने इनके ऊपर अपना कल्चर पेंट करा है और हर किसी अपनी अपनी कंट्री की सभ्यता को दिखाने की कोशिश करी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इंडिया के बेर को ढूंढने के लिए। तो अभी तक काफ़ी लंबा सर्कल हो गया है, अभी तक नहीं मिला है। नीचे ऐसे हर कंट्री का एक लोगो बना है। ये केन्या का है, ये नॉर्थ कोरिया का है, ये साउथ कोरिया है, ये कुवैत है। ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे इंडिया का मिले, ताकि उसके साथ हम एक फ़ोटो क्लिक कर सकें। जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हर कंट्री जो टूरिज़म रिलेटेड होती है वो तरह तरह के कल्चर को दिखाने की कोशिश करती है और हर कंट्री चाहती है कि पूरी दुनिया पीस के साथ रहे, अपने 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 कल्चर को एक दूसरे के साथ शेयर करे और हारमनी के साथ अच्छे से रहते रहें। तो हम सबको भी इसी तरीके से चलना चाहिए। कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और कोशिश करें लड़ाई झगड़े ना हो।
हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या दिखाया है, कुछ मेहंदी है, बेयर क्लॉ है और राजस्थानी स्टाइल का कुछ कोट सा पहना हुआ है। इंडिया इंडिया इंडिया, कहाँ पे है इंडिया? पाकिस्तान का मिल गया, इंडिया का नहीं मिला, बताओ। दूर से मुझे लगा ये इंडिया का झंडा है, लेकिन ये तो गाना देश का है। प्लीज़, ये रहे हमारे इंडिया के भालू। देखते हैं किस आर्टिस्ट ने इसको बनाया है। आर्टिस्ट है संजय सिकदेर। इंडिया और यहाँ से हम 2 बार निकले और हमारा ध्यान नहीं गया, शायद कैमरा रिकॉर्डिंग पे फोकस था। सिंगापुर के जस्ट बराबर वाला है। अब चलते हैं सेंटर में, जहाँ पे मैंने बताया था वो 2 गोल्डन बेयर हैं जो रिलीजन को यूनाइट करते हैं। देखते हैं उसके बारे में, सारे रिलीजन को यूनाइट करते हुए, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, एवरी रिलीजन, दोनों को जोड़ते हुए एक हार्ट। और यहाँ पे पीस के मैसेज, गोल्डन रूल, ट्राई टू ट्रीट एवरीवन द वे यू वुड वांट टू बी ट्रीटेड। बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे हुए हैं। सो ये जो एरिया है ये वर्ल्ड यूनिटी, पीस, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि कैसे सारे देशों को मिलकर रहना चाहिए और इस दुनिया को एक पीसफुल जगह बनाए इंसानों के लिए, ताकि सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इस गार्डन ऑफ द बे में हमारे लिए क्या रखा है। इस खूबसूरत गार्डन के खूबसूरत पेड़ों के नीचे काफ़ी देर आराम करने के बाद, अपनी थकान दूर करने के बाद, मैंने इंतज़ार करा उस वक्त का जब यहाँ के पेड़ों में लाइटें जलती हैं। और फाइनली वो वक्त आ गया है जिसमें इन पेड़ों में लाइटें जल रही हैं और मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितने प्यारे लग रहे हैं ये पेड़, जो आर्टिफिशियल हैं, ऑब्वियसली मैन मेड हैं, बट सब मिलकर एक साथ इतना अच्छा माहौल बना रहे हैं, इतना अच्छा व्यू बना रहे हैं कि बताना नामुमकिन सा हो गया है। और कैमरा इनकी खूबसूरती को जस्टिस नहीं कर पा रहा है। आपको यहाँ प्रेजेंट होके, यहाँ पे आके इसको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा ये कितना खूबसूरत है। हर एक पेड़ गुलाबी रंग में जगमगाया हुआ, अलग ही तरीके से हर एक पेड़ खूबसूरती से निखरता हुआ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हर कोई यहाँ पे इसी चीज़ का वेट कर रहा था, ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के, जैसे मैंने करा था। और जैसे ही लाइटें चली, सब लोग अपना कैमरा निकाल के स्टार्ट हो गए रिकॉर्ड करने के लिए, ये मोमेंट्स कैप्चर करने के लिए, बिकॉज़ काफ़ी मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। इसके ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज है, बट वो पेड एक्टिविटी है जो हमने प्रेफर नहीं करी, क्योंकि अननेसेसरी खर्च नहीं करना है हमें। अभी तक हमने एक भी डॉलर खर्च नहीं करा है और आगे भी शायद नहीं करें। तो यही था हमारा गार्डन ऑफ द बे का सफ़र। यहाँ पे 2-3 एक्टिविटी और भी होती हैं, जैसे क्लाउड फॉरेस्ट है और एक फ्लावर एक्स्ट्रावांजा करके जगह है जहाँ पे बहुत खूबसूरत से फूल्स होते हैं, जैसे हमारे दिल्ली में मुग़ल गार्डन है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ख़ूबसूरती से। तो
वो गार्डन है और क्लाउड फॉरेस्ट है जहाँ पे एक इंडोर वाटरफॉल है, वो भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो सब पेड एक्टिविटी हैं जिसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं। मैं दोबारा आऊँगा अपनी फैमिली के साथ, वो सब चीज़ें मैंने उसके लिए बचा के रखी हैं। तो अभी अपना सफ़र यहाँ का कंप्लीट करते हैं गार्डन ऑफ द बे का, और आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। देखते हैं हम अभी क्या कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार आखिरी सलाम गार्डन ऑफ द बे को, और एक बार इसको आँखों में फिर से भर लेते हैं और चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और वापस आने की उम्मीद के साथ अलविदा।